जय हिंद। देखिए, ईरान पर अभी इजराइल और अमेरिका का जो हमला है, इस हमले के पीछे क्या कारण है और ईरान कैसे इतना तेजी से जवाब दे पा रहा है। और ईरान को ये लोग जो वेनेजुएला समझे थे वो वेनेजुएला नहीं निकला। और हमें ईरान, इजराइल और अमेरिका को बैलेंस बना के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तीनों हमारे एलाइज हैं सब यहाँ पर। देखिए, ये सारा झगड़ा जो है ना, वो अमीर बनने का है कि हम कैसे अमीर हों। सोचिए कि दुनिया सांस लेती है और सांस बनाने का कंट्रोल आपका आपके पास हो जाए। सोचिए कि अगर दुनिया पानी पीती है और केवल पानी आप बनाए, तो आप दुनिया के कितने रईस इंसान होंगे। तो अमेरिका यही चाहता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। आज सोशल मीडिया देखिए, गूगल देखिए, फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टा देखिए, सारा अमेरिका के पास है। तो जो दुनिया यूज करती है वो अमेरिका कंट्रोल करता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका कंट्रोल करता है। हथियार अमेरिका कंट्रोल करता है। एक और चीज है जो पूरी दुनिया यूज करती है, वो पेट्रोल। पेट्रोलियम पूरी दुनिया यूज करती है। इसे समुद्र या जमीन से निकाला जाता है। आज देखिए, पूरी दुनिया में जितनी जहाजें उड़ रही हैं, ये पूरी फ्यूल यूज करती है, और ये बहुत ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं सब। दुनिया में जितने भी ट्रेनें चल रही हैं, सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, ये सारे फ्यूल से यूज करते हैं। सोचिए, अगर इस पे कंट्रोल जिस देश का हो जाएगा, वो देश कितना अमीर हो जाएगा। अमेरिका इसी तेल पे कंट्रोल करना चाहता है। जो भी तेल उत्पादक वाले देश हैं, उनको ये मार के खत्म कर देगा, या तो उनके तेल पे अपना कंट्रोल करेगा। देखिए कैसे लीबिया मार के वहां का तेल ले गया, सीरिया मार के वहां का तेल ले गया, इराक मार के वहां का ले गया, अभी इराक का है। बाकी जो अरब देश है, जो अमेरिका से नहीं लड़ सकते, वो जी हजूर में। जैसे कैसे छक्का मारा जाता है, चौका मारा जाता है, तो चीयर गर्ल्स होते हैं, ऐसे ऐसे नाचता है। तो बाकी अरब देशों को उसी टाइप का बना दिया है वहां पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अमेरिका तेल पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप तेल का पैसा अमेरिका को रुपया में नहीं दे सकते। अगर जिस दिन रुपया में दिए, उस दिन हमला कर देगा। आपको पैसा डॉलर में देना है। अब ये डॉलर खरीदना पड़ेगा आपको अमेरिका से। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग ऐसा मैंडेटरी हो जाए कि हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, वो पाकिस्तानी मुद्रा में करना पड़ेगा, तो हमें पाकिस्तान के आगे झुक जाना पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा वो कंट्रोल कर रहा है। अगर हमें दुनिया में ऐसा रूल हो जाए कि कोई भी दुनिया अगर कोई भी व्यापार करती है, सिंगापुर रूस से खरीदे, जापान चाइना से खरीदे, जर्मनी अमेरिका से खरीदे, दुनिया में कोई खरीदे, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होगा वो रुपया में होगा, तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। तो अमेरिका ये दो नीति अपनाता है कि पेट्रोल हमसे खरीदो और पैसा तुम्हारे बाप देंगे, डॉलर में देंगे। दुनिया का कोई भी देश डॉलर में ही देता है। हम लोग भी पेट्रोल का भुगतान डॉलर में ही करते हैं। रसिया से खरीदते थे, तो अमेरिका ने मना कर दिया, वहां हम लोग रूबल दे सकते थे वहां पर। तो अमेरिका बस इसी पे कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने, दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका के हिसाब से पेट्रोल नहीं दिया या उसके डॉलर को मानने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका उसे मार देता है। चाहे वो सद्दाम हुसैन हो। इन पे झूठा आरोप लगाया कि परमाणु बम है, लेकिन कोई परमाणु बम नहीं था, मार दिया। मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ इसने प्रोटेस्ट कराया, यहीं की पब्लिक को उग्र कराया। फिर सोशल मीडिया इसके कंट्रोल में है, मीडिया कंट्रोल में, इनको निपटा दिया। बशर अल असद को निपटा दिया। मादुरो को वेनेजुएला से रात 2 बजे इनको इनकी पत्नी सहित किडनैप करके उठा के ले गए। चलो, दुनिया देख रही है, कुछ नहीं कर सकती कि खामेनेई सबको घरे में उड़ा दिया यहाँ पे। जबकि आप गौर करके देखिएगा, अमेरिका ने जब जापान पे परमाणु बम पटका था, तो वो टोक्यो पे नहीं गिराया था, उसने नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था, ताकि बातचीत का रास्ता बदले। लेकिन ट्रंपा पागल है, वो कोई बातचीत का रास्ता नहीं देता है दुनिया में। लेकिन दो लोग को देखिएगा, बहुत बहादुरी से लड़े, एक जेलेंस्की और एक खामेनी। ये दोनों लोगों ने, अमेरिका ने रूस से, इन्होंने, जेलेंस्की नहीं डरा। अमेरिका ने कहा कि हट जाओ वरना मारे जाओगे, कहा मरना मंजूर है लेकिन लड़ेंगे। वैसे ही खामेनी को, इनको भी कहा गया कि इनके कमांडरों ने क्या बंकर में चले जाइए। इनका कहना था कि हमारे पूरे 9 करोड़ से ज्यादा, जो लगभग 9 से 12 करोड़ के आसपास ईरानी हैं, उन सबको पहले बंकर में रखो, अगर वो सुरक्षित होंगे तब जाएंगे, नहीं तो हम मरना कबूल करते हैं। तो ये दो नेता हैं जिन्होंने यहाँ पे, हालांकि इन लोगों ने भी अमेरिका के सामने नहीं झुके थे, सबका हाल वही कर दिया अमेरिका। हम कुछ नहीं कर सकते, शक्तिशाली के आगे सबको झुकना पड़ता है। अमेरिका ने मानवता की सारी हद पार कर दिया। उसने कहा ईरान में महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, और गर्ल्स स्कूल के ऊपर बम मार दिया। इतनी लड़कियां मर गई, जो जेनेवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन है। लेकिन अगर हम लोग कश्मीर मांगने लगे, तो हमारे ऊपर नियम कानून आ जाता है, वर्ल्ड सैंक्शन आ जाते हैं। लेकिन इन पे नहीं लगता है। इसने पूरे टॉप लीडरशिप को ही मार दिया एक मिसाइल झटके में। और सबसे टाइमिंग का गड़बड़ी क्या है, अगर ये हमला 2 महीना पहले होता, तो ईरान की जनता सड़कों पे थी अपने ही सरकार के खिलाफ, लेकिन ईरान ने उस समय विद्रोह को दबा दिया था। अभी क्या है कि रमजान का महीना है, और इस समय एक धार्मिक लीडर को मारना, जिनका भारत से बड़ा अच्छा संबंध है, नरेंद्र मोदी गए हुए थे,
आप देखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, ईरान की, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया था क्योंकि हेलीकॉप्टर दूसरे देश का था, इनका नहीं था, और इनको अमेरिका ने मिसाइल से मार दिया। ईरान की एक परंपरा है, कोई भी देश जाता है वो प्रधानमंत्री से मिलता है, उनके जो सुप्रीम लीडर है उनसे नहीं मिलता है। ये सुप्रीम लीडर उन्हीं से मिलते हैं जिनसे देश का अच्छा संबंध होता है। हमारा ईरान से अच्छा संबंध है, हमारा अमेरिका से भी अच्छा संबंध है, इसराइल से भी है यहाँ पे। तो इनका हेलीकॉप्टर अपना नहीं था तो क्रैश कर गया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री को भी सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर और जहाज अमेरिका का ही, इसलिए ज़्यादा हम अमेरिका से कड़बड़ कड़बड़ करेंगे ना, कुछ इधर उधर कर देगा वहाँ पे, इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं। तो रमजान के महीने में खमैनी साहब की हत्या वही सही है जैसे क्रिसमस के टाइम पे कोई पोप की हत्या कर दे। तो एक धार्मिक जो होता है चीज़ों का वो एक अलग लेवल चला गया है। अब यहाँ पे ना दोनों लड़ रहे हैं सब। अब ईरान को दिख रहा है कि भाई इजराइल एंटीसेप्टर मिसाइलें रखा है, वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, अमेरिका पहुंचना और मुश्किल है। तो ईरान ने क्या किया, अगल बगल के जितने पड़ोसी देश थे जो अमेरिका और इजराइल का साथ देते थे उन पे अंधाधुन मारना चालू किया। दुबई जो कहते थे हबीबी कम टू दुबई, मारा दुबई एयरपोर्ट पे। भारत का एक ज्योतिषी दुबई एयरपोर्ट पे फंस गए थे अभी कि भैया ज्योतिष लोग फंस गए, ये तो अलग बात हो गया है। इन लोगों को तो सारी चीजें पहले से पता रहती है। लेकिन दुबई में एक चीज क्या अच्छा लगा, दुबई पे जब हमले हो रहे थे, उसके होटल्स वगैरह गिर रहे थे, तो दुबई के जो किंग हैं उन्होंने कहा कि कोई होटल वाला अपने मेहमान को निकालेगा नहीं और ना ही उनसे पैसे लेंगे, जो वो खाने पीने का ऑर्डर करे आप उन्हें खिलाइए। जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जितने मेहमानों का पैसा होगा उसको सरकार देगी। ये दुबई का था। इंडिया आते हैं, इंडिया में जब पहलगाम पर हमला हुआ था तो ये बहन इनके सामने इनके हस्बैंड को गोली मार दिया गया, धर्म पूछ के मारा गया था। जब ये हमला हो रहा था तो लोग कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे। उस समय इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अपने टिकट को 10 गुना महंगा कर दिए। जो टिकट 5,000 का था वो 60,000 हो गया। अंतर देख रहे हैं दोनों देशों में। यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, वहां गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। ईरान जो अपने पड़ोसी देश और इजराइल अमेरिका पे हमला कर रहा है उसमें ईरान सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव खेल रहा है पैसे पर, क्योंकि ईरान जो मिसाइल मार रहा है वो महज 18 लाख की है। जो उसका ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, शाहीद ड्रोन, वो केवल 18 लाख का है और वो धड़ाधड़ बन जाता है। दिन में 10 बना देते हैं वो लोग। तो शाहीद ड्रोन बनाना आसान है और फटाफट बन जाता है। यहाँ पे 1 महीने में ये लोग 1000 ड्रोन बना देते हैं। जबकि उसे काउंटर करने के लिए जो मिसाइल अमेरिका छोड़ रहा है, काउंटर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल या थर्ड मिसाइल, वो 36 करोड़ की है। और इसके अलावे अमेरिका के पास इस मिसाइलों की बहुत भारी कमी है, क्योंकि ये मिसाइलें साल में 600 से 800 मिसाइल ही बना सकते हैं। ये साल में जितनी मिसाइल बनाएंगे वो महीने में उतना ड्रोन बना देगा। इनका 36 करोड़ जा रहा है, उसका 18 लाख जा रहा है। इसके अलावे अमेरिका के ज्यादातर एयर डिफेंस गजा की लड़ाई में इजराइल को बचाने में खर्च हो गए। इसके अलावे यूक्रेन लड़ाई में यूक्रेन को देने में खर्च हो गए जो रूस से। तो अभी उसके पास स्टॉक पाइल की कमी है। और साथ ही ईरान है इतना प्रेसिजन हमला कर रहा है। ये इतना बड़ा इसका नेवल बेस का ड्रोन था जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता था, पता कर लेता था पहले, जिससे कि काउंटर करना इजी होता। उड़ा दिया यहाँ पे उसका। ये 5000 से किलोमीटर से ज्यादा निगरानी रखने वाला ये रडार था, जिसकी कीमत 7000 करोड़ से ज्यादा थी। अभी की इसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ है, लेकिन जब ये लगा था तो 7000 करोड़ का है। उसको मार के गिराया ये 18 लाख से। इससे अमेरिका की घनघोर बेइज्जती, एकदम गाढ़ा बेइज्जती। अमेरिका कहता हमारा डिफेंस बहुत तगड़ा है, हम लोग को बहुत महंगा महंगा हथियार चिपकाता है, जबकि हमारा 80% से ज्यादा हथियार रसिया लेवल का है, रसिया का बना हुआ है। वो सस्ते भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं। तो अमेरिका को इस बार इसने बहुत बढ़िया से धो दिया यहाँ पर। अब ईरान ने क्या किया, यहाँ से एशिया का 80% तेल यहीं से जाता है। ये पतले रास्ता को कहते हैं हॉर्मुज। यहाँ पर ईरान ने क्या किया, यहाँ से कोई तेल टैंकर को जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि चीन इसका खुल के मदद किया है। तो चीन के टैंकर को जाने दिया है, पाकिस्तान के टैंकर को जाने दिया है, कुछ कुछ टैंकरों को जाने दिया, मेनली चीन के टैंकरों को जाने दिया है। यहाँ पे इस बैला को पूछता कौन। ईरान क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी ऑयल टैंकर जा रही हैं उनका जीपीएस या तो उनका जीपीएस ब्लॉक कर दे रहा है या इंटरनेट स्पूफिंग कर दे रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो गोल गोल घूमने लग रहे हैं। जैसे आप जब आसमान या समुद्र में रहते हैं तो उसमें दाहिने बाएं कुछ समझ में नहीं आता, चारों नीला नीला दिखता है, हमारा जीपीएस ही बताता है। तो उन्हें जाना है आगे, बोल देता है बाहें जाने के लिए। तो यहाँ से जहाजें ब्लॉक हो गई हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज देखा जा रहा है। और यूरोप वगैरह में 50% से ज्यादा ऑयल और गैसेस के प्राइस बढ़ गए हैं। अब हमारे लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो केवल 45 दिन का है। यानी अगर हमारे पास जो बाहर से फ्यूल लगाना बंद कर दे तो 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप
ट्रेन ठप, तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है, हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इस पे इसने बैन लगाया हॉर्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 कौड़ी का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये क्या बोलता है कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत को दिक्कत ना हो, इसलिए भारत को ये परमिशन दे रहा है। पढ़िए इसका, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे to enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30 days waiver मतलब 30 डेज की अनुमति दे रहा है। Allow Indians refineries, सोचिए ये 30 डेज के क्या शब्द का यूज किया, allow Indians to purchase Russian oil, मतलब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद ले। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से हेमिलिएट कर रहे हैं सर। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं नाच देंगे सब यहाँ। ऐसा नहीं है, 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास ना हो तो आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो बनाया था, आज से 6 साल पहले बनाए थे, और उसमें हम बताए थे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, पेट्रोलियम के प्राइस बहुत कम थे। अगर हम लोग के पास 6 महीना रखने की व्यवस्था होती तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हार्मुज बंद हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, ईरान बंद हो जाए, अरब बंद हो जाए, वेनेजुएला, 6 महीने का स्टॉक पाइल है। लेकिन हम लोग के पास अभी भी 45 दिन का। 6 साल में नहीं सुधर पाया, यहाँ पे क्या सुधरेगा। देखिए अमेरिका के पास और इजराइल के पास फायर पावर तो बहुत ज्यादा है, वो सीरिया को निपटा दिए, इराक को निपटा दिए, अफगानिस्तान को निपटा दिए। तो अगर वो चाहें तो अमेरिका ईरान को भी आराम से निपटा सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर ईरान ज्यादा दिन, केवल 30 दिन इस युद्ध को खींच ले गया ना, तो इन लोग के पास पूरा एयर डिफेंस बहुत शॉर्टेज आ जाएगा। और 100% यहाँ नहीं ना लगा सकते, फिर उधर रूस चढ़ जाएगा, वहां पे यूक्रेन पिटाने लगेगा यहाँ, तो ये लंबा खींच देगा। लेकिन अगर ईरान ध्वस्त हुआ तो ये लोग ईरान की धज्जी उड़ा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे ईरान को, जैसे अफगानिस्तान को किए, सीरिया को किए, इराक को किए। हमें क्या दिक्कत हुआ देखते चलिए एक एक करके। जब अमेरिका इराक से गया तो यहां एक आतंकवादी पैदा कर दिया, ISIS। यहां पर ये अमेरिका जहां से जाता है वहां एक आतंकवादी छोड़ेगा या तो देश का टुकड़ा करेगा। जैसे अंग्रेज हमें छोड़ के गए सब, तो पाकिस्तान पैदा किए सब, पाकिस्तान डेली आतंकवादी पैदा करता। उसी तरह अमेरिका जैसे अफगानिस्तान खाली किया, तालिबान पैदा कर दिया। तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। अमेरिका चूंकि इतनी दूरी पे है, उससे लड़ेगा वही जिसके पास मजबूत नौसेना हो और बड़ी वायुसेना हो, तो आतंकवादी उनसे नहीं लड़ पाए। लेकिन यहां पे जब वो जाएगा तो सोचिए, अगर वो देश जो यहां पे रहने वाला है, एक इंसान को कैसा लगेगा कि उसके सुप्रीम लीडर को कोई बम से मार दे, या उसके प्राइम मिनिस्टर को कोई मार दे, उसके थल सेनापति, नौसेना पर सबको मार दे, तो कोई ना कोई इंसान तो इसका बदला लेगा। कोई भी इंसान, हम श्रीलंका के राष्ट्रपति को मार देगा, वो भी बदला लेगा। वेनेजुएला का इंसान क्या अमेरिका को अच्छा बोलता होगा? नहीं। अब क्या है कि ISIS हथियारों से लड़ रही थी, तालिबान हथियारों से लड़ रहा था। लेकिन अब जो है आतंकवादी भी अपडेट हो जाएंगे सब। उसरे कोई ऐसा केमिकल बना दे जो गाड़ियों के धुआं में डाल दे, गाड़ियों की टंकी में वहां पेट्रोल के साथ धुआं लेके उड़ जाए, पूरे मोहल्ला साफ कर दे सब। सोच रहा यूरेनियम अगर उनके हाथ में लग गया तो यूरेनियम को अगर वो नदी, नहर या कहीं डाल दे और वो खेती में आ जाए तो लाखों लाख लोग को मार सकता है। कोई बायोकेमिकल हथियार बना ले, जैसे इबोला, कोरोना, इस टाइप के। तो अब आतंकवादी पहले हथियार उठाते थे, जैसे जैसे सेना और ये चीजें एडवांस होंगी, जैसे हम हथियार थे तो आतंकवादियों के पास भी हथियार था, अब हमारे पास ड्रोन है तो आतंकवादियों के पास भी ड्रोन होगा। तो अमेरिका पूरी दुनिया में तांडव मचाएगा और हम लोग को भुगतना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मारा, वहां तालिबान आ गया, सा हमारा पूरा किया कर रहा है वहां चीज। हमने वहां संसद भवन बनाया था, हॉस्पिटल बनाए थे, डैम बनाए थे, बिजली घर बनाए थे, सड़कें बनाए, सब तहस नहस कर दिया अमेरिका वहां से। ईरान कुछ दिन के अंदर ये जो इंटरनेट केबल है, ये इंटरनेट केबल को अगर समुद्र से काट देगा ना तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन युद्ध किस पैमाने पर जाएगा किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन ईरान जो है, ईरान के ऊपर ना एक अलग डिजाइन का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है सब। कह रहा है कि ईरान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। ईरान के ऊपर महिलाओं की स्थिति पे आरोप कौन लगाए? एप्स्टीन फाइल में उघारे घूमने वाला सब। एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी 3-3 साल की लड़कियों का रेप करने वाले, उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक पी के बता हुआ बोतल डाल के उसको मार डालने वाले, ये एप्स्टीन फाइल वाले लड़कियों को काट के खाते थे। पिज्जा का मतलब होता था छोटी उम्र की लड़कियां जो 4
4 साल 5 साल की लड़कियां जिनका रेप करना होता था, ये लोग बोलते थे पिज्जा आ गया है। तो ये लोग ईरान में महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि वहां लिटरेसी रेशियो 90% है। एजुकेशन के मामले में 90% लिटरेसी रेशियो। इनका कहना है अमेरिका वालों को कि यहाँ इनके ऊपर हिजाब ठीक नहीं है। तो भैया अरब में भी हिजाब पहने जाते हैं, तो अरब पे थोड़ा बोल के देखो तो, सऊदी अरब पे, क्योंकि सऊदी अरब तुम्हें पेट्रोल दे रहा है तो इसलिए सब चंगासी, सऊदी अरब से ठीक ठाक है तो सब, ये डबल स्टैंडर्ड है। माने ईरान में वहां दिक्कत हो। अमेरिका का कहना है ये हिजाब गड़बड़ है, ऐसे उघारे घूमो जैसे अमेरिका में घूमते हो। तो अमेरिका वालों का कहना है कि हम उघारे घूम रहे हैं तो ठीक है, अपना जिसका इसका ये कल्चर है, अमेरिका का ये कल्चर है। लेकिन कोई आज तक सुने है कि उघारे घूमने वाला का कल्चर गड़बड़ है? तो अपने अपने पे थोपेंगे सब। लेकिन अगर हिजाब पे भी बोलना होगा ना, ये अरब पे नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आज अरब तेल देना बंद कर दे, या आज अरब ये कहे कि हम डॉलर के जगह अपने रियाल में व्यापार करेंगे, आज वहां पे भी दिक्कत हो जाएगा। तो अमेरिका वाले क्या होते हैं, सब हम लोग के ऊपर थोपते हैं, ऐसा करेगा जैसे लगेगा एहसान कर रहे हैं। तो इनके ऊपर पूरी कंट्रोल्ड है। तो ये एप्स्टीन फाइल में लड़कियों का मांस खाने वाला, उघारे घूमने वाले सब अब ये दुनिया में डिसाइड करेंगे कि महिलाओं का एजुकेशन कहाँ है, जहां पे ईरान में इन्होंने महिलाओं के स्कूल पे बम्बार्डमेंट कर दिया है। देखिए इजराइल का प्लान सिंपल सा है, देखते एक एक करके। इजराइल यहाँ पे 1948 में जैसे इधर 1948 में इधर इजराइल बनता है और 1947 में यहाँ पाकिस्तान बनता है। अब अरब वालों का कहना है कि इजराइल का बनना गलत है, तो सोच रहा पाकिस्तान का बनना कहां से सही है। अरब वालों का कहना है कि फिलिस्तीन को तोड़ के इजराइल बनाया गया। ठीक है, इजराइल यहाँ 2000 साल पहले था, तो भैया 2000 साल पहले भारत में केवल आदिवासी, द्रविड़ और दलित रहते थे। 2000 साल बाद यहाँ पे आर्यन आए, फिर मुगल्स आए, फिर दिल्ली सल्तनत आए, फिर अंग्रेज आए। तो 2000 साल पहले की बात है। 1948 में यदि फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाना गलत है, तो 1947 में इंडिया को तोड़ के पाकिस्तान बनाना कैसे सही है? दोनों गलत है यहाँ पे। लेकिन दुनिया अपने हिसाब से चलती है, जिसको जहां जहां ठीक लगता है वहां ठीक है। हम तो यही कहते हैं भैया दोनों खत्म। भैया अगर फिलिस्तीन को उसका जमीन लौटाओगे तो हम हिंदुस्तानियों को हमारा पाकिस्तान लौटाओ, पाकिस्तानियों को भगा दो वहां पे। लेकिन दुनिया में अपना अपना नजरिया है यहाँ पर। पहले यहाँ पर था 48 में, इजराइल धीरे 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 एक्सपेंड करते 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 इजराइल अब यहाँ आ गया। ये छोटा सा एरिया गाजा है, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक, फलस्तीन गायब। अब ये वेस्ट बैंक को भी ये लोग खत्म कर देंगे, वेस्ट बैंक को यहाँ से उजाड़ देंगे। और यहाँ से वेस्ट बैंक को ये लोग क्या करेंगे, ये सोमालिया है, यहाँ पर वेस्ट बैंक में इतना बम्बार्डमेंट करेंगे लोग कि या तो जिंदा रहो या तो फिर सोमालिया में चले जाओ। सोमालिया में ये लोग घर और बना के भी दे देंगे और कहेंगे हम पैसे भी देंगे। जब ये सबको यहाँ शिफ्ट कर देगा, पैसा देना बंद, सोमालिया में वैसे कोई गरीबी भूखमरी है वहां पे, और यहाँ गजा में एक अलग से एक शहर बसा देंगे जहां पर ये इजराइल के मिलिट्री और पुलिस वाले जो रिटायर होंगे उनको यहाँ घर दिया जाएगा। ये हम लिख के देते हैं, अगले 3 साल में हो जाएगा। नहीं यकीन है अलग बात है। वहां पर इजराइल इसको बनाना चाह रहा है, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहा है। इजराइल पहले यहाँ सीरिया को ले जाएगा, फिर आधा इराक ले जाएगा, आधा सऊदी अरब ले जाएगा और इधर मिस्र का ये एरिया ले जाएगा। ये पूरा बना के ग्रेटर इजराइल बनाएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल में एक ईरान में क्षमता थी जो इसे रोक सकता है। बहुत जल्दी ये लोग ईरान को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हालांकि ईरान बहुत ज्यादा रेजिलियंस और बहुत ज्यादा काउंटर अटैक कर रहा है, जितना ये लोग अंदाजा नहीं लगाए थे उस हिसाब से। लेकिन अगेन क्योंकि फिर क्या है कि अमेरिका अगर हारने लगेगा या इजराइल लगेगा तो अभी उसके साथ 31 गो नाटो वाला उठ के आ जाएगा। हालांकि स्पेन ने विरोध किया है कि वो नहीं आएगा इसमें। हमारा ईरान से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी। इजराइल हमें हथियार देता है और इजराइल अभी लेटेस्ट न्यूज में एक तो पता नहीं कौन बोल रहा था इजरायली कि हम 1 बिलियन 140 करोड़ इंडियन की रक्षा करेंगे और उन्हें एयर डिफेंस बेचेंगे। अरे ससुरा तो रही आयरन डोम मत बेचना, ये आयरन डोम जो है बड़ी महंगा है। इससे अच्छा तो हमारा आकाश तीर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर ने एक को पाकिस्तानी जहाज को एंटर नहीं देने, तुर्की वाले को मार के उड़ा दिए थे। हम लोग का आकाश तीर बढ़िया है, ई ना कि ससुरा चिपका दे यहाँ पे आयरन डोम, बड़ी महंगा है और ये ना मतलब लो एल्टीट्यूड को मारने के लिए। हाँ आयरन बीम अच्छा है, आयरन डोम से ज्यादा अच्छा आयरन बीम है, ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर इजराइल ये देता है तो ठीक है, एकरा से अच्छा हम लोग का फिलहाल आयरन आकाश तीर है। क्योंकि इजराइल जो है ना डेंस पॉपुलेशन वाला, हम लोग का इंडिया का ज्योग्राफी अलग है, तो हथियार जो होते हैं ना मौसम, ज्योग्राफी, दुश्मन हर चीज के हिसाब से वेरी करने लगता है। आयरन बीम लेना चाहिए इंडिया को, आयरन डोम के तुलना में ज्यादा अच्छा है। अब हमें ऐसा लगता है कि इजराइल हमेशा ही हमारा साथ देता है, नहीं। देखिए इजराइल का नेचुरल दुश्मन पाकिस्तान है, तो जब जब हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से होगी वो हमारा साथ देगा। लेकिन इजराइल का दोस्त चाइना है, चाइना के मैटर पे वो इंडिया का साथ नहीं देगा। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो समझिएगा ध्यान से, ये इंडिया है,
इंडिया में ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये एरिया पाकिस्तान ने किया पीओके। इजराइल कहता है कि पीओके गलत किया पाकिस्तान ने कब्जा करके, पीओके इंडिया का होना चाहिए। पीओके किसका होना चाहिए? इंडिया का। लेकिन यही इजराइल जब बात करते हैं चाइनी अक्साई चीन को, जिसे चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, टोटल कश्मीर का 10% है, तो चाइना इजराइल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये विवादित एरिया है, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का है। इसमें सोचिए एक ही जगह है जो पाकिस्तान से, उसमें इजराइल क्या कहता है कि वो इंडिया का है, लेकिन ये वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब इसमें इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। आप लोग समझिएगा, चाइना के मैटर में इजराइल साथ नहीं देगा। हाँ देखिए, हथियार बेचना, टेक्नोलॉजी देना वो अलग चीज है, लेकिन जो खुल के साथ देना होता है वो पाकिस्तान पे देगा, चाइना पे नहीं देगा। 2020 याद कीजिए, गलवान घाटी, ये हमारे कर्नल संतोष बाबू है। गलवान घाटी में चाइना ने 1995 के अधिनियम का, समझौते का उल्लंघन करके भारत में घुसी और हमारे लगभग 20 जवानों को शहीद कर दी। इजराइल आज तक, इजराइल उसको कंडेम नहीं किया, आज तक उसकी निंदा नहीं किया इजराइल। तो इजराइल पाकिस्तान के मुद्दे पे हमारा साथ देगा, चाइना के मुद्दे पे नहीं देगा। अजमल कसाब को इजराइल ने आतंकवादी नहीं माना था, वही अजमल कसाब जिसने ताज होटल में मासूमों को मार दिया था, नहीं माना था। हमने उसे लगभग 15 सालों तक रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट इजराइल प्लीज तुम अजमल कसाब को तो आतंकवादी मान लो, नहीं माना। लेकिन जब 7 अक्टूबर को मारा हमास वाला ना, तो मान लिया कि हाँ 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 अजमल कसाब आतंकवादी है। अब भारत से कह रहा है कि आप भी हमास को आतंकवादी कहिए, तो भारत कह रहा है तोरा अजमल कसाब को आतंकवादी मानना में तोरा 15 साल लग गया। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी जियोपॉलिटिक्स में दोस्त कोई नहीं होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या का देते हैं। वही इजराइल पाकिस्तान के मैटर पे हम भारत के साथ है, लेकिन चाइना के मैटर पे मोए मोए कर देता है। आपको हम एग्जाम्पल दे दिए, आपको विश्वास नहीं होगा, आप देखिएगा। वो अक्साई चीन को भारत का हिस्सा ना मान के विवादित क्षेत्र मानता है। ये सबका अपना अपना है। हम भी इजराइल को ये कहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल दुई राष्ट्र होने चाहिए, तो सबका अपना अपना है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। ईरान ने भी भारत को चाबहार बंदरगाह दिया था। चाबहार बंदरगाह ईरान ने चाइना से लड़ के दिया था। चाइना कह रहा था कि चाबहार बंदरगाह भारत को मत दो, चाबहार बंदरगाह लेकिन भारत को उसने दिया। देखिए, चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान के पास है, ये ईरान के पास। हमारे पास चाबहार बंदरगाह आने से हम ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, रूस में और कहीं भी जा सकते हैं। चाइना कह रहा था कि ये चाबहार मत दो, क्योंकि चाइना का यहां सैन्य अड्डा है ग्वादर में, तो हम लोग चाबहार से ग्वादर पे भी रख सकते हैं। तो इजराइल ने चाइना की बात नहीं मानी, इजराइल ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, लेकिन भारत को ये चाबहार बंदरगाह दिया। भारत ने इसे विकसित भी किया, अमेरिका अभी इस पे बम मार दिया यहाँ पर। तो ईरान जो था हमसे अच्छी दोस्ती थी, हालांकि इजराइल की भी है, अमेरिका से भी है यहाँ पर, लेकिन उसने चाइना को भी मना करके दिया था और ये हीरा मंडी के दलाल को भी दिया था। ये हीरा मंडी वाला भी बोला था, हीरा मंडी का दलाल, कि चाबहार बंदरगाह भारत को नहीं, लेकिन बावजूद ईरान ने हमारा साथ दिया था। हालांकि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिएगा तो सबसे ज्यादा पीठ पर छुरा मारा है अमेरिका ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका और तुर्की, देखो तुर्की से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते, तुर्की पाकिस्तान का है यहाँ पे, अमेरिका ने पाकिस्तान की खुल के मदद किया। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पहलगाम हमला हुआ था, उस समय अमेरिका ने लगभग 8,000 करोड़ का आईएमएफ से लोन भी दिलवा दिया था पाकिस्तान को। लेकिन उस समय भी ईरान जो था वो भारत के साथ खड़ा था, क्योंकि उसने इसकी कंडेम किया था। और हालांकि तुर्की ने तो ड्रोन तक भेज दिया था यहाँ पर। एक ऑपरेशन मिलान में अभी क्या अमेरिका ना भारत को बड़ा ह्यूमिलिएट करता है। देखिए, और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद भी कर रहा था, और अभी मिलान एक्सरसाइज हुआ था तो ईरान के मेहमान आए थे हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में भाग लिए थे हमारे ये रक्षा मंत्री भी थे। इसकी जहाज जब लौट रही थी तो इसके यहाँ पे अमेरिका की पनडुब्बी इंतजार कर रही थी। जैसे ये श्रीलंका के कोस्ट के पास आई, इसके मार के गिरा दिया गया, इस जहाज को मार के गिरा दिया गया। अब हिंद महासागर को भारत कहता है कि आई एम द गार्डियन ऑफ द इंडियन ओशियन, तो अमेरिका ये दिखा रहा था कि तुम्हारे नाक के नीचे मार देंगे। हालांकि अमेरिका चाहता तो इसे जाने भी दे सकता था और ये अरब सागर में मारता, लेकिन वो जानबूझ के हिंद महासागर में मारा, जबकि वो हमारा गेस्ट था। तो वर्ल्ड इस बात को कह रही है कि भैया तुमने तो भारत से दोस्ती का ख्याल नहीं रखा। अमेरिका से दोस्ती केवल हम नहीं निभाएंगे, जब मन तुमको टैरिफ लगाओगे, जब मन तुम सामान बंद कर दोगे, जब मन तुम वीजा बढ़ा दोगे, जब मन तुम मुझे इसको वीजा देना होगा दोगे, तुम हमें छूट दोगे ईरान से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे, तुम डिसाइड करोगे हमको कि हम रूस से खरीदे कि नहीं खरीदे। अच्छा, भारत उसको इंडिया में इंडियन रुपीज में पैसा नहीं दे सकता, डॉलर में देगा। तो अमेरिका ने जितना हम लोग को खंजर मारा है ना, उतना कोई नहीं मारा। मजबूरी ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका पे डिपेंडेंट है, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। ईरान से भी हमारा ठीक अच्छा संबंध है। ईरान ने
दो तीन जगह ईरान का विवादास्पद है, जैसे सीएए, एनआरसी और 370 पे ईरान से बयान आया था कि अल्पसंख्यकों का भारत सरकार ध्यान रखेगी, तो भारत सरकार ने कहा था कि हमारा आंतरिक मामला है। बाकी 90% मामलों पे ईरान ने हमारा साथ दिया था। सबसे बड़ा साथ दिया था कश्मीर के मुद्दे पर 1994 में। पूरे ओआईसी के 56 देश जो थे, 57 देश एक साथ आ गए थे और ये रिजोल्यूशन पास कर रहे थे कि पीओके और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ईरान सारे मुस्लिम देशों से लड़ गया और कहा कि नहीं, कश्मीर और पीओके कंप्लीट इंडिया का हिस्सा है। तो हम लोग की दोस्ती सब अच्छी चलती है। हालांकि दोनों में बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि यहां से टेक्नोलॉजी है और यहां से हम लोग के पास एक पुराना लगभग हजारों सालों का एक रिश्ता है और पास का पड़ोसी है। अभी कई बार हाइपोथेटिकल कहते हैं लोग कि ईरान से युद्ध हो जाएगा तब कौन क्या करेगा। अरे भैया, उस तरह से रूस से भारत का युद्ध हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अमेरिका से युद्ध हो जाए, युद्ध होगा तो लड़ेंगे लोग। युद्ध में कौन किसके साथ नहीं रहेगा यहाँ पे, चाहे इजराइल हो, चाहे इंडिया, ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो। हमारे पहलगाम हमला हुआ था, भारत के हर लोगों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी, चाहे पुलवामा हमला हुआ हो या कभी भी हो। तो देश में ना हाइपोथेटिकल अलग चीज हो जाता है। हालांकि हर मामले में ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने हमें हर तरह की जानकारी दिया था। हालांकि तुर्की, चाइना और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दे दिया। देखिए, डबल स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है ऐसे समझिएगा। अगर कोई मक्खी चाय में गिर जाए तो हम ये चाय पिएंगे, हम ये चाय नहीं पिएंगे, हम चाय फेंक देंगे, हम चाय फेंक देंगे। लेकिन अगर वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो हम घी नहीं फेंकेंगे, घी महंगा है, हम नहीं फेंकेंगे। हम क्या करेंगे? मक्खी निकाल के फेंक देंगे, घी नहीं फेंकेंगे। तो हमारे डिपेंड करता है सामने वाला कितना पावरफुल है। अरब वाला अगर बीफ खाता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि भाई तुम ये खा रहा है, और इजराइल वाला 75% खाता है तो हम इसे नहीं बोलते, केवल डबल हो जाता है, क्योंकि हमको रिलेशन मैनेज करना है। ठीक वैसे ही आप देखिए, रूस ने हमें दुनिया का हर हथियार दिया, रूस ने हमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया तो रूस ने साथ दिया। लेकिन आज हमने अमेरिका का साथ चुन लिया। आज हमने किसका साथ चुन लिया? अमेरिका का साथ चुन लिया। तो हम रूस से अब थोड़ा बहुत अपने रिश्ते को कम कर चुके हैं। रूस से पेट्रोल लाना कम कर दिए, उससे हथियार। हालांकि SU-57 जैसे डील हुए हैं, S-400 जैसा डील हुआ है। हालांकि हमने पूरे रिश्ते कम नहीं किए, लेकिन हर हिंदुस्तानी को ये चीज फील होता है कि अब हम लोग रूस के फेवर में ना होकर अमेरिका में हो गए। ठीक वैसे ही हम लोग के लिए ईरान और इजराइल था। तो चूंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी, पैसा, ये सारी चीजें था, ईरान को इन्होंने पैसे से बहुत कमजोर कर रखा था। हालांकि हमें इन सब में बैलेंस लेके चलना है। आप गौर करके देखिएगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वो रूस, अमेरिका, इजराइल, ईरान सबको बैलेंस लेके चलने का प्रयास करता है। हालांकि अमेरिका जैसा बदतमीज साथी और नालायक अगर हो जाए तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका ने हमें बहुत ह्यूमिलिएट किया है। हम लोग की स्थिति होती थी जब हम लोग विदेशों से टक्कर लेके बात करते थे। आज से 2 साल पहले देखिएगा तो जयशंकर साहब क्या जवाब दिया करते थे, अभी थोड़ा आपको जयशंकर साहब का जवाब कम मिलेगा। अमेरिका ने हमें बहुत ह्यूमिलिएट किया, देवदास टाइप का। जैसे कहा, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, मैंने शराब छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा रूस से तेल खरीदना छोड़ दो, हमने रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा ईरान से गैस खरीदना छोड़ लो, हमने गैस खरीदना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि डॉलर, रुपया का इस्तेमाल के बदले डॉलर का इस्तेमाल करो, हमने वो भी मान लिया। ससुरा देवदास बना के रख दिया। फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब बदतमीज इंसान प्रधान राष्ट्रपति बन जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप आ यहाँ पर, हमने क्या किया? बंदर के हाथ में उस्तूरा दे दिया, किसी को काट डालेगा। ये किसी का नहीं हो सकता है। ये वही लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल में थे। आपने गौर किया होगा अचानक से युद्ध क्यों हो गया? एप्स्टीन फाइल में इन लोग का नाम आ रहा था, इनकी बदतमीजी उजागर हो रही थी। ये 3-3, 4-4 साल की, 2-2 साल की लड़कियों का रेप किया है सब, फिर उसको मार के खाया है सब उसको। यहाँ पर एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए, इनकी दरिंदगी दबाने के लिए, यहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चों को ये सब ससुरा रेप करने के लिए, और रेप करके मार के खा गया है उन सबको। ये इस लेवल के जालिम है सब। लेकिन आप देखिएगा, इनको कभी आतंकवादी या क्रिमिनल नहीं करके दिखाया जाएगा। ये अलग लेवल की इनकी ब्रांडिंग होगी। हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया पावरफुल की ओर चली जाती है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को लोग कहते हैं कि इजराइल का साथ देता, नहीं, इजराइल के कंट्रोल में ट्रंप आ गया है। ट्रंप का एप्स्टीन में कुछ कुछ ऐसा फोटो, उगारे फोटो रख लिया इजराइल कि इजराइल जहां हाथ रख रहा है वहां अमेरिका को बम मारना पड़ रहा है। देखिए, नेतन्याहू बता रहे हैं यही गोली मार, तो इसी तरह मार रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ट्रंप के हाथ, कंधे पे हाथ रखने वाला इजराइल है। यहाँ पर इस तरह से जैसे लग रहा है ट्रंप इसके अंडर में होता है। लेकिन वही ट्रंप जेलेंस्की को डांट दिया था। देखिए, जब जेलेंस्की से बात कर रहा, डांट दिया, कर सूट क्यों नहीं पहने, अच्छा से यहाँ पर तूने पूरा कोट वगैरह क्यों नहीं लगा रखा है। तो ये हो गया है। यहाँ पे ईरान का अंत कर दिया हम, यहाँ पे हत्या कर दिया। यहाँ पे अब बच गए एक ठो आपके पुतिन। तो पुतिन की भी हत्या ये लोग प्लान क्या कर रहा है, इन्हीं के किसी एक जनरल से करा देगा सब।
ये एसिसिनेशन का प्लान कर रहा है सर, क्योंकि इनके अंदर जो सीआईए है, मोसाद है, ये बहुत एक्टिवली काम कर रही होती है। डायरेक्ट नहीं मारेंगे लोग, यहाँ पे भी कर सकता है। हालांकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा मजाक चाइना का बन गया है। सो जरा पता नहीं कौन सा हथियार दे दिया HQ9, न वेनेजुएला में चला न ईरान में चला, ये पता नहीं कौन सा झुंझुना थमा दिया S-300 से कॉपी करके, कोई काम का नहीं हुआ। हालांकि यहाँ से हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल चाइना ही खरीदता था। हालांकि चाइना के जहाजों को ईरान ने छूट दे रखा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये ईरान की बर्बादी लिखी जा रही थी 2001 में। 2001 में जो इसके एरियल सेफ्रॉन थे, इन्होंने मोसाद को जिम्मेदारी दी कि इजराइल के हर एक नेता पे नजर रखो और अपना इंसान प्लांट करो। तो इजराइल ने 20 साल का टाइम लिया था, 20 सालों का टाइम लिया था यहाँ से। तो 2001 से इन्होंने काम करना चालू किए और 20 सालों के बाद ये हाल हो गया है कि इजराइल में किसी 3 इंसान, ईरान के अंदर किसी 3 अधिकारी को उठाइए, उसमें एक मोसाद का निकलेगा। इतने पैसे खिलाए हैं, इतने पैसे खिलाए हैं कि ईरान के चप्पे चप्पे पर इसने नजर रख लिया है और सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह हाईजैक करके और उसने पूरी टॉप लीडरशिप को मार दिया है। एक्चुअल जासूसी किस पे सफल होती है, जासूसी सफल होती है किसके पास कितना पैसा है। अब ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका का सीआईए और मोसाद 500 करोड़ रुपए तक ये लोग खुद से ऑफर कर देते हैं, बिना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पूछे हुए 500 करोड़ तक ये लोग दे देते हैं। और हमारे यहाँ जासूसी में क्या है कि उतना अच्छा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। आप गौर करके देखिएगा, हमारे यहाँ सब कुछ रहते हुए पुलवामा हमला हो गया। हम लोग भूल गए पुलवामा हमला, कितने शहीद हुए थे। सब कुछ रहते हुए पहलगाम में आके मार दिया सब यहाँ पर। हमारी जासूसी बहुत पिछड़ गई। इस बहन का कोई सुहाग नहीं लौटा सकता है। भूल गए होंगे लोग इसको। यहाँ पर ये टांगा वाला, इसके घर में अकेला कमाने वाला आदिल था, इसको आतंकवादियों का बंदूक छीन रहा था, इसको मार दिया। आज इसके घर में क्या दाल रोटी चल रहा होगा नहीं पता होगा, ये बहन कैसे जी रही होगी नहीं पता चल रहा होगा। सब भूल चुके हैं। एक बार हमें भी सवाल उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ का जासूस तो ऐसा नहीं होता है सर। हाई मोरारजी देसाई थे, इनसे 50 लाख रुपया मांगा गया था। हमारी जो रॉ ने मांगा था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ ने 50 लाख रुपया, 50,000 नहीं 50 लाख रुपया मांगा था कि पाकिस्तान का परमाणु बम उड़ा देंगे, उसका पूरा काहुटाबाद सेंटर उड़ा देंगे। तो ये बकलोल आदमी उठ के फोन कर दिया पाकिस्तान को कि हमें सब पता चल गया है, रॉ ने सब बता दिया है। नतीजा ये हुआ कि हमारे एक एक लोगों को चुन चुन के मारा है। आप धुरंधर मूवी में देखे होंगे ना, ऐसे जासूस को ऐसे कील से खींच रहा है, इन्हीं की गलती से खींचा है, इन्हीं की गलती से। 300 से ज्यादा हमारे रॉ एजेंट मारे गए थे, 50 लाख रुपया नहीं दिया था। तो हमारे यहाँ क्या होगा, पैसे ही नहीं देते हैं लोग, तो कहाँ से होगा। अब आप पाकिस्तान आज परमाणु बम नहीं रहता उसके पास, अगर ये 50 लाख दे देते। एगो ही देखिए, रॉ का ये ऑफिसर था, इसका नाम था रविंदर सिंह, सीआईए के लिए सूचना दे रहा था। मैंने इंडिया का बहुत बड़ा अफसर था, हेड था, और सूचना दे रहा था इंडिया का ले जाके अमेरिका को कि ये कर रहा है। और ऐसे तो ऐसे चोर है सब यहाँ पर। बाद में इसको मार दिया गया, इंडिया यहाँ से भागा ना, इसी को मार दिया गया, एक एक्सीडेंट में मर गया। किसने एक्सीडेंट किया होगा आप सब समझते ही। यहाँ पर अमेरिका हमारे लोगों की नसों को काट रहा है। अमेरिका कहीं नहीं छोड़ रहा। हमारे बैकयार्ड से बांग्लादेश में सरकार गिरा दिया और बांग्लादेश को कहा है कि तुम हमसे कॉटन खरीदो। आप जान के ताज्जुब होंगे, बांग्लादेश का टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, जो 40% डिपेंड करता है इंडिया पे। उसने इंडिया पे टेरिफ लगा दिया। बच्चा बांग्लादेश जिसको हम लोगों ने पैदा किया है, नहीं हो रहा था 1971 में, तो हम लोगों ने उसको पैदा किया, हमारे ऊपर टेरिफ लगाया है। और पता है क्या, कॉटन कहाँ से खरीद रहा है, कॉटन और धागा अमेरिका से खरीद रहा है। देखिए अगेन, पैसा और पावर किसके पास है, जिसके पास पैसा और पावर है उसकी सारी गलतियां माफ। अमेरिका ने हमारे ऊपर 1971 में 7वां बेड़ा लेके आया था परमाणु बम मारने, लेकिन आज दोस्त बन गया है। 1970 के दशक में हमारे पास खाने को गेहूं नहीं था, तो सुअर को खाने वाला गेहूं हमें दिया था, हम लोगों ने भूल गए। यहाँ पे पहलगाम हमले में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को 8,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन कराया IMF से, हम लोग भूल गए। आज भी पावरफुल रहेंगे लोग तो होगा अमेरिका। वो पावरफुल हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। खुलेआम मजाक उड़ाता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे दुनिया हो, किसी का भी खुलेआम मजाक उड़ा देता है। इतना पागल इंसान है यहाँ पे। अमरीकी हर इंसान पछताएगा उन्होंने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है यहाँ पर। हम लोग को किस लिए जाना जाता, हम लोग अपनी सोवर्निटी के लिए जाने जाते हैं। हमारा वो देश है जो अमेरिका में, इंदिरा गांधी ने अमेरिका में बैठ के कहा था कि अमेरिका नहीं डिसाइड कर सकता है कि हम किससे व्यापार करेंगे किससे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु बम बनाया था तो अमेरिका ने कहा था मान्यता नहीं देंगे। तो ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने कहा था कि जो चीज हमारे पास है हमें उसके लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम अपना परमाणु संपन्न है, हम इसे देख के रहेंगे। APJ अब्दुल कलाम ने जब परमाणु बम बनाया था, आज से 2 साल पहले जब जयशंकर साहब कहीं जाते थे तो क्या जवाब दिया करते थे। अभी ट्रंप जब से आया है ना, बागड़ बिल्ला क्या करेगा किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे हमारी रिलेवेंसी कहाँ है, देखिए ईरान को काउंटर करने के लिए हमारी रिलेवेंसी थी,
यहाँ पर। अब धीरे धीरे ईरान को ये लोग निपटा देंगे। अब दुनिया में पेट्रोल को ये कंट्रोल करेंगे, अब चाहे जिस प्राइस में करेंगे हम लोग को खरीदना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चुप रहने से दुनिया को ये लगने लगता है कि भैया हम देखो ना, चाइना रूस पे भरोसा किए, चाइना पे भरोसा किए, इंडिया पे भरोसा किए, मजबूरी में आया अमेरिका मार के चल गया। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है कि दूसरे छोटे मुल्कों को, कि वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे या किसके साथ खड़े होंगे यहाँ पर। और ये पाकिस्तान देखिए कितना समझदार निकला, यहाँ ईरान में युद्ध हो रहा है ना, तो बिना मतलब ये अफगानिस्तान से युद्ध लड़ दिया, बिना मतलब का, इसका कोई झगड़ा नहीं, ताकि लोग इसको नहीं कहें, इसको ना कहे कि तुम कहीं नहीं आया, कहा कि भैया हम तो खुदे बिजी हैं। ये जानबूझ के, सोचिए कितना शातिर और कितना समझदार निकला, ये जानबूझ के अझुरा गया है कि हमको कोई कुछ नहीं कहेगा। और यहाँ दुआ मांग रहे हैं यहाँ पर, हाँ भैया तुम्हारी दुआ कबूल हो, जल्दी उठा ले ऊपर वाला तुमको। यहाँ पे आटा मांग रहा होगा, बहुत महंगा है इसके देश में। आई होप आप टॉपिक को समझे होंगे। ईरान पे और जैसे अपडेट आता है हम बताते हैं। और बीपीएससी का जो बैच है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और यूपीएससी का जो बैच होगा, यूपीएससी वाला जो बैच होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 26 मार्च से। तो बीपीएससी और यूपीएससी वाले बच्चे, और अभी जो बच्चे इंटरमीडिएट पास किए हैं, चाहे जिनको नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10th पास करके 11th में आए हो या 12th के हों या फिर ड्रॉपर हो, आप सब लोग के बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। अब ज़्यादा गैप नहीं करिएगा, क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे टफ होते जा रहा है। जिस तरह से इस बार हम लोग ने जेई नीट में रिजल्ट ले आए थे, उस तरह से और रिजल्ट का सिलसिला और बड़ा रखना है। और जैसे अपडेट आता है और आपको बताते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।